स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो है रेस्पिरेशन। ये लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट प्रोसेस है। न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन कंसीडर करते हैं। कई बच्चे रेस्पिरेशन को कहते हैं ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना। ठीक है, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। पहली बात, ये सिर्फ एक पार्ट होता है और दूसरी बात, हम ऑक्सीजन को कहीं से फिल्टर करके नहीं लेते। ठीक है, ना हमारे अंदर से खाली कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम जो बॉडी के अंदर ले रहे हैं वो एयर है। एयर के बाद ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है हमारे लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो हम जब भी डेफिनेशन बोलेंगे तो ये वाली डेफिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं याद रखनी है रेस्पिरेशन की, कि ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेन जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है वो होती है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, डाइजेस्टेड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, हमने न्यूट्रिशन पे देखा, हमने खाना खाया और फिर उसका डाइजेशन करवा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेशन हम क्यों करवा रहे हैं? ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल सके। अब वो हमारे लिए एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है। हम जब खाना खाएंगे और उनके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे तभी हमारी बॉडी वर्क कर सकेगी। और आप सबको पता है वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी प्रोसेस से आएगी, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन का क्रिया होती है ये दो प्रोसेसेस में होती है। एक तो होता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, या यूँ कहेंगे एयर ले रहे हैं और फिर ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। तो वो जो ऑक्सीजन हमारे अंदर आ रही है वो कहाँ यूज होगी? वो यूज होती है इस फूड के ऑक्सीडेशन में। ठीक है, हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे एक फ्यूल की तरह काम करता है और हमारे सेल्स के अंदर जब ये फ्यूल पहुंचता है, डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है, तो हमारा सेल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करने लग जाता है। और जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को फिर हम यूटिलाइज करते हैं फॉर डूइंग आवर डिफरेंट वर्क्स। तो हमारे पास जो डेफिनेशन आई है इन सब चीज़ों से रेस्पिरेशन की, वो क्या आपको याद करनी है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। और ये सब कहाँ हो रहा है? इन सेल्स में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप एक और डेफिनेशन पढ़ सकते हो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फूड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, कि हमारी जो बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से आ रहा है? बाय ब्रीदिंग मैकेनिज्म। तो एक प्रोसेस तो रेस्पिरेशन की जरूरी ये हो गई कि हमें ब्रीदिंग करनी है, और ब्रीदिंग मतलब होता है टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट एयर। ठीक है, या यूं कहेंगे टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन हो जाती है। तो पहले तो हम ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन की सप्लाई हम अपनी बॉडी में कवर कर लेते हैं और फिर ब्लड के थ्रू ये डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स में पहुंचाया जाता है और वहाँ उन सेल्स में कुछ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, अब वो कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स है? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं ना। तो पावर हाउस क्यों कहते हैं? बिकॉज वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसको स्टेप वाइज देखें तो फर्स्ट स्टेप इज फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में सिर्फ ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इस फिजिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होती है, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस ब्रीदिंग होती है। इस ब्रीदिंग प्रोसेस को, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के मैकेनिज्म को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है बायोकेमिकल प्रोसेस। इस बायोकेमिकल प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का विद इन द सेल, इसीलिए इस स्टेप को हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं।
इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से बता सकते हैं? यस, एरोबिक एंड सेकेंड वन इज एनएरोबिक। दो तरह की रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में ही आती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, अब जैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, बहुत इजी है याद रखना। एरोबिक, एयर लिखा हुआ है आगे, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर का सेंस मतलब यहाँ पे है ऑक्सीजन से, तो ऐसे रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कंप्लीट होती है। और एनारोबिक क्या होती है? ऐसी रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन कंप्लीट होती है। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पर अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। इनका डिफरेंस 10th में पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया, रेस्पिरेशन occurs in presence of oxygen, और इसका हो गया occurs in absence of oxygen। ठीक है, दूसरा क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड है, फूड किस फॉर्म में आ रहा है? आपने न्यूट्रिशन में देखा था, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का लास्ट सिंपल फॉर्म क्या था? डाइजेस्टेड फॉर्म, वो था ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के रूप में जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल में आ रहा है, और वहां से फिर इसका ऑक्सीडेशन होके जो भी एनर्जी है वो रिलीज होती है। अब आपने ग्लूकोज का देखा था, ग्लूकोज का फॉर्मूला था 6,6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट कितना है? 6। तो इस प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन में जो 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 1 कार्बन कंपोनेंट या 1 कार्बन कंपाउंड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम एनारोबिक रिएक्शन देखें तो एनारोबिक रिएक्शन भी फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाइड होती है। एक में इथेनॉल बनता है जो कि माइक्रोब्स द्वारा बनाया जाता है, और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड जो कि मसल सेल्स द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो जो इथेनॉल है वो 2 कार्बन कंटेंट 2 कार्बन मॉलिक्यूल का है, और 2 कार्बन एटम का है, और जो लैक्टिक एसिड है वो 3 कार्बन एटम का है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कार्बन कंपाउंड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, पर यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। अब कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी लिबरेट होगी वो ज्यादा अमाउंट में होगी, और यहाँ जो एनर्जी लिबरेट होगी वो कम अमाउंट में होगी। तो यही नेक्स्ट डिफरेंस है जो हमें लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट breakdown of glucose। अब किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। अगर हम यीस्ट की बात करें या दूसरे माइक्रोब्स की बात करें तो कई माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, बिना ऑक्सीजन के उन्हें रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है इथेनॉल। इथेनॉल को लिखते हैं हम C2H5OH। तो यहाँ पर 2 कार्बन कंटेंट में ये डिवाइड होता है। अगर हम मसल सेल्स की बात करें, मसल सेल्स की बात करें, जैसे मैंने आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा हेल्थी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ये फैटिक होने लग जाते हैं। फैटिक क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड।
जब कंटिन्यूसली फिजिकल वर्क करते हैं तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इम्प्रॉपर फॉर्म में होने लग जाती है। कई बार मसल सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। या फिर कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे आरबीसीज वगैरह, तो वहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उस कंडीशन में ये बना लेते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। अगर हम इसको लिखें तो ये है CH3 CHOH COOH, ये इसका फॉर्मूला आता है लैक्टिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? तो आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इथेनॉल के फॉर्म में, और मसल सेल्स की बात करें तो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में। ये हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम अमाउंट, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट होती है। अगर हम एटीपी के फॉर्म में देखें तो यहाँ करीबन 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एनर्जी आके स्टोर होती है। और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है इतनी बात? एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स का जो सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और ये मेनली होता है साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली अकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो ये था मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम अभी बात कर रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है सेल्स के अंदर। अब जैसे ही फूड या ऑक्सीजन सेल्स के अंदर पहुंचता है तो सीधे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करता है। सबसे पहले डिफ्यूजन मेथड से जब सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जब फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन अंदर आते हैं तो सबसे पहले आते हैं वो साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू होती है साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर द फर्दर ब्रेकडाउन। तो वो सीक्वेंस हम देखेंगे। वो जो प्रोडक्ट बनता है वो सभी के साइटोप्लाज्म में बनता है, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मसल सेल हो या नॉर्मल कोई भी सेल हो। तो ये स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं। ये पूछा जाता है इन हाउ मेनी स्टेप्स ब्रेकडाउन ऑफ शुगर या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में मेन क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, और शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सबसे पहले जब ग्लूकोज इंटर होगा साइटोप्लाज्म में तो क्या होगा? लुक एट दैट। ग्लूकोज में 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं। साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है अनदर कंपाउंड विच इज नोन एज पायरुवेट। Pyruvate makes pyruvic acid and further it converts into phenol and another. Pyruvate में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब हमने बात करना है अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन में। अभी हमने देखा कुछ रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा था, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है और मसल सेल्स में कैसा होता है। तो यहाँ पे पायरुवेट फर्दर ब्रेकडाउन होगा इन डिफरेंट पोजीशंस। तो हम इसकी 3 कैटेगरी बना लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया में
माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो कौन से टाइप का सेलुलर रेस्पिरेशन होगा? ये एरोबिक टाइप का। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन फॉलो होगा? एरोबिक, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन या फिर F1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अब दूसरा कहाँ हो रहा है? दूसरा हो रहा है ईस्ट या दूसरे माइक्रोब्स में। ठीक है, ईस्ट कोई भी एक माइक्रोब का एक एग्जांपल हमने ले लिया है और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस हो रही है। ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है? एनएरोबिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसमें कौन सी प्रोसेस होगी? एनएरोबिक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा? अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल में along with carbon dioxide and energy। भाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एनर्जी तो लिबरेट होगी, कम होगा तो कम एनर्जी लिबरेट होगी, ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होगी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। अब आप देख सकते हो 6 एटम का जो कार्बन कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो गया है 2 कार्बन एटम के कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पर इथेनॉल बन रहा है। अब हम बात करते हैं मसल सेल की। ठीक है, मसल सेल में जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्विक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, इनअवेलेबिलिटी हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसके कारण कुछ समय के लिए मसल सेल्स एनारोबिक रिएक्शन स्टार्ट करें, कुछ समय के लिए, नॉट रेगुलरली। ठीक है, तो ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई कब होगा? ड्यूरिंग यही कहेंगे हैवी फिजिकल वर्क, हैवी फिजिकल वर्क। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? अगेन ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, अब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो यहाँ पे भी कौन सी प्रोसेस हो रही है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। अब यहाँ बनेगा क्या? यहाँ बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताया था CH3CHOH COOH, ये इसका फॉर्मूला। तो ये तो हो गया फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में शुगर का ब्रेकडाउन होगा, इट फॉर्म्स इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट इज पायरुवेट, देन पायरुवेट इज फर्दर ब्रेकडाउन इन डिफरेंट पार्ट्स। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तो इसका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रही है। अगर ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म तो हो गई, तो उसमें अगर पायरुवेट बनेगा और फिर फर्दर ब्रेकडाउन होगा तो ये होगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। अगर किसी मसल सेल्स में जाता है तो ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी होने के कारण वहाँ पर ये लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी बार ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है वहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज मच लेसर देन द amount of energy liberated during aerobic respiration. Now we will study about human respiratory system. आपने ये डायग्राम तो देखा ही होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक बार मैं इसको डिफाइन करती हूँ, आप साथ साथ देखते जाइए। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये ओपनिंग है नोज की, इसे हम बोलते हैं नोस्ट्रिल। दिस इज नोन एज नोस्ट्रिल। ठीक
ठीक है। हमारे नोज के आगे जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल, जहाँ से एयर एंटर करती है। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे, ये वाला जो पैसेज है, ये पैसेज कहला रहा है नेसल पैसेज। ये नेसल पैसेज हेयर के मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड है, हेयर लाइनिंग है, यहाँ पर म्यूकस होता है। साथ ही साथ इसका काम होता है कि जब एयर इंटर करती है तो एयर खाली अकेले नहीं आती, साथ में डस्ट पार्टिकल्स माइक्रोब्स को भी लाती है। तो बाहर से जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, नेसल पैसेज में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और अंदर की ओर मूव नहीं होने देते। ये ट्रैपिंग का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं एयर का। साथ ही साथ जब एयर पास होती है नेसल पैसेज के तो एयर थोड़ी वार्म हो जाती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये काम होता है नेसल पैसेज में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाई हेयर्स आर प्रेजेंट इन नेसल पैसेज। तो हेयर्स का यहाँ पे मेन फंक्शन होता है ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स व्हेन वी इनहेल एयर, ठीक है। इसके बाद जब एयर पास होती है तो ये आती है एक कॉमन ओपनिंग में, और इस कॉमन ओपनिंग को कहते हैं फेरिंक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसे हम पैलेट कहते हैं। अपर पैलेट होता है नोज और माउथ के बीच में, तो ये अपर पैलेट हमारे नेसल पैसेज और माउथ की जो कैविटी है उसको सेपरेट करता है। पर लास्ट में पीछे जाके ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, जहाँ पे दोनों की ओपनिंग होती है, और इस पोर्शन को कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं लैरिंग्स। वहां से एयर पास होती है एंड कम्स इनटू विंड पाइप। ये जो स्ट्रक्चर है ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। तो हवा जैसे ही वॉइस बॉक्स में पास होती है और जब एयर बाहर की ओर मूव करती है तो लैरिंग्स के जो कार्टिलेज होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से एयर इंटर करती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो कि एक सी शेप्ड कार्टिलेज से गार्डेड है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, और ये जो ट्रैकिया है इसकी जो लाइनिंग है वो सी शेप्ड कार्टिलेज से बनी हुई है। इन कार्टिलेज का क्या काम होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेन फंक्शन यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेज का है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ट्रैकिया को। और जब हम इनहेल और एक्सहेल करते, जब स्पेशली एक्सहेल करते हैं तो एकदम से एयर रिमूव होती है और एक तरह का वैक्यूम सा क्रिएट होने लग जाता है। उस वैक्यूम क्रिएट में हो सकता है कि जो ये ट्यूब है वो कोलैप्स कर जाए, खराब हो जाए या चिपक जाए, ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाए। तो सी शेप कार्टिलेज उनको होल्ड करके रखता है और कोलैप्सिंग नहीं होने देता, उनसे बचा लेता है, कोलैप्सिंग नहीं होने देता, ठीक है। तो यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज ब्रोंकस में भी प्रेजेंट है और ट्रैकिया में भी प्रेजेंट है, और मेन फंक्शन होता है प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम बीइंग कोलैप्स। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ट्रैकिया। इसे हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ प्रेजेंट होता है सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एक तो नेसल पैसेज में हेयर क्यों प्रेजेंट होता है और ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट होता है। इसके बाद ट्रैकिया जैसे ही हमारे थोरेसिक रीजन में इंटर करती है, हमारा जो चेस्ट रीजन है दैट इज नोन एज थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में जैसे ही इंटर करती है तो ये बाइफर्केट हो जाती है इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अगर हम प्लूरल फॉर्म में देखें तो इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। अगर हम सिंगुलर बात करें, एक ट्यूब की बात करें, तो ये कहलाएगा ब्रोंकस। ओके, तो दिस पार्ट इज नोन एज ब्रोंकस। एंड प्लूरल अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। दोनों ट्यूब की बात करें तो ब्रोंकाई नाम से हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। दिस ब्रोंकाई आल्सो सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज। यहाँ पे भी कोलैप्सिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सी शेप्ड कार्टिलेज से ये प्रोटेक्ट किया गया। अब यहाँ पर ये जो ब्रोंकस है ये दोनों लंग्स में इंटर हो जाता है, लेफ्ट साइड का लंग एंड राइट साइड का लंग। दो तरह के हमारे ग्लोबुलर लंग्स हैं जिसमें लोब्स प्रेजेंट है। राइट साइड में 3 लोब्स पाए जाते हैं और लेफ्ट साइड में 2 लोब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो लोब स्ट्रक्चर के अंदर
ये ब्रोंकस फर्दर ब्रांच बना लेते हैं और जब इनकी मल्टीपल ब्रांचिंग हो जाती है तो उन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, दिस ब्रांचिंग इज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। सिंगुलर ब्रोंक्यूल एंड बहुत सारे ये तो ब्रोंक्यूल्स। ओके, ईच ब्रोंक्यूल इज एंड अप विथ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम एयर सैक्स या एल्वोलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो है ये एयर सैक्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एयर फिल होती है और इनका नाम है एल्वोलाई। Alveoli is the plural form and alveolus is the singular form. अगर हम एक बात करेंगे तो एल्वोलस नाम से बोलेंगे और बहुत सारों की बात करेंगे तो एल्वोलाई नाम से रेफर करेंगे। तो ये तो हो गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कुछ अलग अलग पार्ट से सपोर्टेड है जो कि हमारे रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम आउटसाइड देखें तो आपने देखा होगा हमारे चेस्ट कैविटी पे आगे की ओर एक बोनी कैज होता है जो कि हमारे लंग्स को शॉक से या इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और इस बोनी केज को हम कहते हैं रिब केज। ठीक है, जो बैक में हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जाके जुड़ जाता है और आगे स्टर्नम बोन होती है उसमें जुड़ा रहता है। तो एक केज ना एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। नीचे की ओर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स को सपोर्ट किए हुए रहता है। साथ ही साथ इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के कारण हमारा जो अपर बॉडी है वो दो कैविटी में डिवाइड हो जाता है। अपर साइड की चेस्ट कैविटी जिसे हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं और लोअर साइड की जो होती है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो ये मस्कुलर लेयर है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक, these are rib cages. During the physical process of respiration, lungs, rib cage and diaphragm ये तीनों एक कंबाइंड फॉर्म में वर्क करते हैं जिससे ब्रीदिंग मैकेनिज्म पॉसिबल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ ब्रीदिंग मैकेनिज्म अकर्स, पर उससे पहले मैं आपको एक बार फिर इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि एयर कैसे इंटर हो रही है और क्या क्या काम हो रहा है। सबसे पहले एयर इंटर होती है हमारे नॉस्ट्रल्स से, नॉस्ट्रल्स में फिर पास होती है हमारे नसल पैसेज में जहाँ पे हेयर के कारण इनके डस्ट पार्टिकल स्टॉप हो जाते हैं और जो म्यूकस है वो हमारे एयर को ड्राई नहीं होने देता ताकि और साथ ही साथ हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर जो है वार्म भी हो जाती है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर एयर पास होती है फेरिंग्स के, फेरिंग्स से जाती है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद एपिग्लोटिस के थ्रू ट्रैकिया में इंटर करती है। ट्रैकिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये सी शेप कार्टिलेज से गार्डेड है। सी शेप कार्टिलेज इसको कोलैप्स होने से बचाता है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस। फिर ऐसे ही सी शेप कार्टिलेज दो फर्दर ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया में भी प्रेजेंट है जिसको हम ब्रोंकाई नाम से जान रहे हैं। एक ब्रोंकस एक लंग में इंटर करता है, दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग में इंटर करता है। जैसे ही ये लंग में इंटर करता है तो इसकी फर्दर ब्रांचेस होना शुरू हो जाती है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एंड दिस ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट एंड में बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एल्वोलाई कहलाते हैं। ये एल्वोलाई जैसे ही हम इनहेल करते हैं एयर को तो एल्वोलाई एक्सपेंड करते हैं, फूल जाते हैं और एक्सपेंड करने से इनकी जो मेम्ब्रेन है वो और भी ज़्यादा थिन और परमिएबल हो जाती है। इन मेम्ब्रेन्स पे बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है और ये जो एल्वोलाई का मेम्ब्रेन होता है ये मॉइस्ट होता है, ठीक है, ड्राई नहीं होता है, मॉइस्ट होता है जिसके कारण डिफ्यूजन ब्लड और एल्वोलाई के बीच में आसानी से हो जाता है। जब हम एयर इनहेल करते हैं और वो एयर एल्वोलाई तक पहुंचती है तो डिफ्यूजन मैकेनिज्म से ऑक्सीजन तो ब्लड में आ जाती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में पहुंच जाती है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये एयर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारे माउथ से नोज से बाहर निकल जाती है।
पर इसमें कुछ और मैकेनिज्म भी हो रहा है, वो हम बाद में और डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। आपको एक चीज और बतानी है, जब ऑक्सीजन ब्लड में इंटर होता है तो ऑक्सीजन कैरी करवाया जाता है ये स्पेशल पिगमेंट के द्वारा, और उस पिगमेंट को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, एंड दैट इज हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन फिर डिफरेंट सेल्स तक हमारे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम आगे का वीडियो में